So, hi, Block 4 is your introduction to counseling, जिसका यूनिट 1 है मीनिंग टाइप नीड एंड गोल्स ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। सो ब्लॉक 4 बहुत इजी है, और ये इजी इसलिए है क्योंकि आप ये ऑलरेडी 2 बार कर चुके हो, मैंने ही करवाया है। और अगर कोई मास्टर्स करके आया तो यार तुमने 8-10 बारी कर लिया है ये ब्लॉक, ठीक है। तुम इसको छोड़ के आ सकते हो अगर तुम्हारे को पता है कि काउंसलिंग क्या है। तो जिनको नहीं पता है, काउंसलिंग इज़ अ रिलेटिवली न्यू प्रोफेशन एंड इट इज़ मोस्टली परफॉर्म फेस टू फेस, मतलब कि आमने सामने बैठ के करते हैं ऑफलाइन, पर हम इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या वाया ईमेल। सो इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल कॉन्वो जो क्लाइंट और काउंसलर के बीच में होगी। उसके बारे में किसी को नहीं पता रहता, और पता रहता है तो या तो क्लाइंट ने बताया है और या फिर काउंसलर कहलाने के लायक नहीं है, नॉट नाउ, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी डन स्किलफुली विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। एंड उसके बाद है काउंसलिंग को डिफाइन कैसे करोगे। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस व्हेन अ क्लाइंट सीज अ काउंसलर in a private and confidential setting to explore the difficulty a client is having, ठीक है। इसका हिंदी ये है कि जब एक क्लाइंट और काउंसलर आपस में मिलकर बातचीत करने बैठते हैं क्लाइंट की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए, उसको हम काउंसलिंग कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है काउंसलिंग की। सो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, मतलब कि इसमें टाइम लगता है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपके आज काउंसलिंग हुई आप कल ठीक हो गए। डिपेंड करता है ऑन द प्रॉब्लम कि कितनी प्रोलॉन्ग्ड है या फिर कितना सिचुएशन ख़राब हो चुका है, उसके बेस पे डिपेंड करता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, जितना काउंसलिंग चले, मतलब। बट ऑफ कोर्स इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, बट टर्मिनेशन भी होता है इसका। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज फॉर एवरी पर्सन। अगर हम नॉर्मल काउंसलिंग की बात करें, सो इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। आपको काउंसलिंग एज अ पेरेंट, आपका यही काम होता है कि बच्चों को आप गाइडेंस देते हो और उनकी काउंसलिंग करते हो, ठीक है। तो गाइडेंस आप बेसिकली पहले दे दो, जैसे कि आपका बच्चा आपसे ज़िद कर रहा है कि उसको जाना है, पार्टी में जाना है, उसको रात के 10 बजे की पार्टी है, ठीक है। तो वैसे तो माँ बाप मना कर देते हैं सीधा या फिर इग्नोर कर देते हैं, पर उसके अलावा अगर कोई माँ बाप गाइडेंस या काउंसलिंग में विश्वास रखता है तो आपको पहले ये गाइडेंस देंगे कि बेटा ज़्यादा लेट मत करना, और जब पहुँच जाए एक बारी कॉल कर देना, और जब वहाँ पे आप कुछ ऐसा मत ड्रिंक करना जिससे आपको, अगर आप ड्राइव करके आ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो। और मेक श्योर कि आप अपनी सेफ्टी रख रहे हो और अपना फ़ोन आप ऑन रख रहे हो, क्योंकि अगर उनको कॉल करना पड़ा तो आप उठा पाओ, ये सब। और बाकी अपना ध्यान रखना, ठीक है। ये वो गाइडेंस दे रहे हैं आपको। काउंसलिंग क्या होगी, जब आपने बोला था कि आप 12 बजे तक आ जाओगे पर आप 2 बजे आ रहे हो, फिर आपकी मम्मी आपकी कुटाई कर रही है कि मैंने तेरे को बोला था कि आ जाना। वैसे तो नेगेटिव काउंसलिंग है, क्योंकि काउंसलिंग में जो क्लाइंट होता है उसकी बात हम समझते हैं, पर अगर आप 2 बजे आ रहे हो तो चलो मान लो 12 बजे आ गए, ठीक है। तब हाँ, अब तुम 12 बजे ही आए हो, तुम टाइम पे आए हो, और पर तुम्हारा फ़ोन गुम गया, तब आपकी काउंसलिंग की, हाँ तुमको बुरा भी लग रहा है, ठीक है, तभी काउंसलर का काम आएगा। तब तुम्हारे मम्मी पापा कह रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ये बताओ कि हुआ क्या था और आपको क्या लग रहा है कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपकी बात सुन रहे हैं और आप उनको बता रहे हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, रो मत, तू तो एक ही है, फ़ोन तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल फिट बैठता है जो क्लाइंट और काउंसलर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड काउंसलर। ऑफ कोर्स बिना इंटरेक्शन के आप किसी की प्रॉब्लम हल कर ही नहीं सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप उसको सालों से जानते हो। फिर काउंसलर शुड बी नॉन जजमेंटल, सिंपैथेटिक एंड शो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, ठीक है। आपको जज नहीं करना है किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। कि अगर एक क्लाइंट आपके पास में आ रहा है कि उसके 3 रिलेशनशिप्स हैं, तो आप उसको जज नहीं करोगे, ठीक है। होगा कुछ रीज़न, कुछ भी होगा, नन ऑफ योर कंसर्न। आपको बस उसका जो प्रॉब्लम है उससे मैं आपको ये कि वो उसको आप कैसे डील करोगे, कैसे उसको ईज डाउन करोगे, ठीक है। और सिंपैथेटिक होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स तभी आप उसी कंडीशन समझ पाओगे। अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड्स, आप उसको ये नहीं कह सकते यार मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरे पास काम है, ठीक है, क्योंकि यही आपका काम है कि आपको
उसकी प्रॉब्लम हल करनी है। देन टाइप्स कैसे कैसे होते हैं काउंसलिंग के, बहुत सारे होते हैं, पर उन्होंने इतने दे रखे हैं। फैमिली काउंसलिंग, जिसमें आप कोई फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उसको काउंसिल करते हो। जैसे इंटर रिलेशनशिप है कि आपस में फैमिली मेम्बर्स का रिलेशनशिप कैसा है, बार बार लड़ाई होती रहती है, कोई किसी की सुनता नहीं है, सब अलग अलग कमरे में जाके खाना खाते हैं, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, बाप अपने बाप की नहीं सुन रहा है, और वही माँ की पति नहीं सुन रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे माँ की, ये सब। ठीक है। ग्रुप काउंसलिंग में आप जो एक ग्रुप होता है उसकी डायनेमिक्स को जज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ग्रुप्स में कितने सब ग्रुप बटे हुए हैं, कौन किसको पसंद करता है कौन नहीं करता। ठीक है। बिहेवियरल काउंसलिंग में आप बिहेवियर मॉडिफाई करते हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है उसका यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को ड्रग्स की आदत है या कोई स्मोक कर रहा है, आप उसको एवर्सिव थेरेपी का यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हो, जिसमें आप एक नॉक्शियस सब्सटेंस देते हो उसको। जब भी वो कुछ गंदी आदत ले रहा है तो उसके साथ में, जब भी वो जैसे कोई दारू पीता है तो आप उसके साथ में उसको एक करंट मार दो तो धीरे धीरे उसका वो आदत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये बिहेवियरल थेरेपी होती है। स्किनर और पेवलव ने ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में इसकी बात करी हुई है। ठीक है। फर्दर आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। फिर है क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। ऑफ कोर्स ये सारी ही क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है, बट ये वाली में जो क्लाइंट है वो आपका टॉप प्रायोरिटी होता है और उसके बारे में आपको समझना होता है कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है, और आप वही ये सब सारे पॉइंट्स आप नॉन जजमेंटल होगे, सिंपैथेटिक होगे, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स शो करोगे। ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस भी एक ऑप्शन होता है, जिसमें आप अगर जैसे क्लाइंट है आपका, क्लाइंट का पेट मर गया है तो आप एज अ काउंसलर उसका पेट बन सकते हो, क्योंकि बट ऑफ कोर्स जो क्लाइंट है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे अपने पेट को ही मिस कर रहा है और वो अपनी बातें आपको एज अ पेट बोल सकता है, मतलब एज अ पेट ओनर। ठीक है। और या फिर आप एज अ काउंसलर क्लाइंट बन सकते हो और जो क्लाइंट है वो अपना पेट बन सकता है और आप उससे पूछ सकते हो जो जो वो पेट से सुनना चाहता था। ठीक है। जो भी है मतलब, या फिर आप उसका रिलेशनशिप सही कर रहे हो, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आप बोल सकते हो कि उसके क्या रीजंस थे, ये सब आप बात कर सकते हो। ठीक है। देन कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलिंग, जिसमें आप कॉग्निशन प्लस बिहेवियर को फोकस करके काउंसलिंग करते हो, तो इसमें भी आपका CBT आ जाता है। उसमें आपका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करते हैं ध्यान में रख के कि जो आपका माइंड है उसके साथ में कैसे आप ताल्लुकात कर रहे हो, क्योंकि हमारी तीनों चीज़ जुड़ी हुई हैं। जो आपके थॉट्स हैं, थॉट्स आपके एक्शन बनते हैं और एक्शन की वजह से आपका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है। सो दीज आर सम टाइप ऑफ काउंसलिंग्स, और अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें से तुम इसके एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, आएंगे नहीं बट देख लो। Then what is the goal of counseling? Goal of counseling is the willingness to listen, empathy, understanding the client's dignity, good communication skill, non-judgmental attitude, maintaining confidentiality. ये goals के अलावा जो main goals हैं वो हैं to have a insight, आपको पता होना चाहिए कि अगले के लाइफ में क्या चल रहा है, और जो मतलब एज अ काउंसलर आपको गिर गया मेरा पेन, पता होना चाहिए कि अगले की लाइफ में आपको कैसे उसको हेल्प कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप उसको लाइफ के बारे में इंसाइट नहीं मिलेगा या आप ले ही नहीं पाओगे तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि अगले की लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है। रिलेटिंग विद अदर्स, कैसे वो खुद को रिलेट कर रहा है अगलों से, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पता लग जाता है अगले के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस उसको कितनी है और आप उसे कितनी हेल्प कर रहे हो अवेयर करने में। सेल्फ एक्सेप्टेंस उसको है या नहीं है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन खुद के बारे में ही। एनलाइटमेंट उसको अवेयरनेस है या नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको आती है नहीं आती है। साइकोलॉजिकल एजुकेशन, आप हेल्प करो कि वो थोड़ा समझ पाए कि चल क्या रहा है और उसमें वो कैसे एडजस्ट हो सकता है। एक्विजिशन ऑफ सोशल स्किल्स, उसको कितने सोशल स्किल्स हैं, या फिर वो इंट्रोवर्ट है तो वो कैसे उसको आप हेल्प कर सकते हो सोशल स्किल, गुड कम्युनिकेशन अडॉप्ट करने में। क्या क्या कॉग्निटिव चेंज, बिहेवियरल चेंज, सिस्टमेटिक चेंज वो ला सकता है अपने में। रेस्टिट्यूशन का मतलब मुझे नहीं पता, शावा शावा।
जनरेटिविटी इज कि कैसे वो कोई एक नया बिहेवियर जनरेट करे या कैसे एक न्यू फेस टाइप अपना जनरेट करे जिसमें जो उसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो। रेस्टिट्यूशन मीनिंग इज फॉर्मल द एक्ट ऑफ गिविंग बैक समथिंग दैट वाज लॉस्ट और स्टोलन टू इट्स ओनर। ठीक है, अच्छा जो भी उसका कुछ उसने खोया है तो उसको आपको हेल्प करो कि उसको मिल जाए या फिर वो एट पीस हो विद व्हाट द सिचुएशन इज राइट नाउ। ठीक है, ऑफकोर्स तुम्हारे पास कोई तभी आ रहा ना जब उसका कुछ खो गया या उसका कुछ टूट गया या ख़त्म हो गया, कुछ पार्ट ब्रोकन हार्ट ही आएगा तुम्हारे पास में, तो आप उसको हेल्प करो उसको जोड़ने में वापस। ये आपको गोल होना चाहिए एज अ काउंसलर। डीप है ब्रो, डीप। काउंसलिंग हो गया, फिर है साइकोथेरेपी। क्या होता है? सो साइकोथेरेपी इज अ टैकलिंग थ्रू, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर यू टैकल थ्रू टॉकिंग। ठीक है, तो आप बातें करते करते टैकल करते हो एंड इट इज़ फोकस्ड ऑन इंट्रासाइकिक इंटरनल एंड पर्सनल इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इट फोकसेस ऑन द पास्ट मोर देन द प्रेजेंट, insight more than the change, detachment of therapist and therapist's role as an expert। बेसिकली साइकोथेरेपी होता है जो भी आपका पास्ट है, साइकोथेरेपिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो तुम्हारा पास्ट है, जो तुम्हारा अनकॉन्शियस है, इनसाइट है, उसकी वजह से तुम्हारा जो प्रेजेंट है वो सफ़र हो रहा है और उसकी वजह से जो आपको चेंजेस लाने में प्रॉब्लम हो रही है उसका रीज़न आपका अनकॉन्शियस है, जो आपका पास्ट है। तो साइकोथेरेपिस्ट बातें कर करके तुम्हारे को हेल्प करते हैं, जो तुम्हारे इंट्रासाइकिक मतलब कि आपका जो खुद का दिमाग है, साइकी आपका वही माइंड हो गया, इंट्रा मतलब कि आपका खुद का। ठीक है, और जो आपके इंटरनल पर्सनल इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप उनको कैसे टैकल करोगे सो एज टू लिव एट पीस विद द प्रेजेंट। ठीक है, एसेंशियल्स क्या क्या होंगे साइकोथेरेपी के? सिस्टमैटिक इंटरनलाइजेशन, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर। नहीं, एसेंशियल्स साइकोथेरेपी के बहुत सिंपल होते हैं। थॉट, फीलिंग और बिहेवियर तीनों को आप साथ में रख सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था सीबीटी में भी थॉट, फीलिंग और बिहेवियर यूज होता है। सो जो तुम्हारा थॉट है, तुम्हारा थॉट तुम्हारी फीलिंग बनेगा। मतलब कि अगर आपको किसी के लिए आ रहा है फीलिंग कि मुझे ये पसंद है, तो जो आपकी फीलिंग्स है वो उसके लिए पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, आपकी फीलिंग्स उसके लिए पॉजिटिव आएंगे तो आपका जो बिहेवियर है वो उसके लिए पॉजिटिव होगा। एज इन आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप उसको मैसेज करने की कोशिश करोगे, कॉल करने की इफ़ यू हैव द नंबर, या फिर आप उसको सोशल मीडिया पे सर्च करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सो ये सारा है, ये क्रक्स है साइकोथेरेपी का। और साइकोथेरेपी में सिस्टमेटिक इंटरेक्शन का मतलब है आपको क्लाइंट और अपने बीच में जो आप थेरेपिस्ट है आपको प्रॉपर इंटरेक्शन फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरेक्शन के आप बातें कर ही नहीं सकते हो। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जो पर्सनालिटी, लर्निंग और बिहेवियर है। ये लो इसके रंगीन नोट्स देखो। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं आपके पर्सनालिटी, लर्निंग और बिहेवियर। इस पर आप फोकस करोगे, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसका लर्निंग और उसका बिहेवियर, उसको ध्यान में रख के आप मेक श्योर करोगे कि कैसे आप अपना समझा सकते हो उसको। ठीक है, फिर है थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर, ये मैंने समझा दिया। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स और पर्सनल ग्रोथ में आप उसे कैसे हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्जांपल साइको एनालिसिस बाय सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, सो साइको एनालिसिस एक मेथड था जिसमें सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था अबाउट ह्यूमन का जो माइंड है ईगो सुपर ईगो में कैसे बटा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में डीप जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले करा रखा, यहाँ पे पूछा नहीं है। बेसिकली साइकोथेरेपी टॉक थेरेपी है। ठीक है, टॉक थेरेपी से समझ जाओ, तुम्हें इसके आसपास ही हर चीज़ लिखनी है। ठीक है, लिख देना गुड कम्युनिकेशन, ये सब। सो आपका क्या ख़त्म हो गया अभी योर यूनिट 1 इज़ ओवर, जो आपका ब्लॉक 4 है। और ब्लॉक 4 का यूनिट 2 इज़ अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो जो अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग है, ये हमने अभी तक 5 जब हमने ब्लॉग्स पढ़े हैं और बुक्स पढ़ी हैं, उसमें हमने काफ़ी जगह पे बहुत सारे अप्रोचेस पढ़ लिए हैं। बट टू बी वेरी स्पेसिफिक में जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल अप्रोचेस हैं वो मैं आपको कराती हूँ।
सो कॉग्निटिव अप्रोच जो हम पढ़ सकते हैं वो है RET. It is your rational emotive therapy, which was given by Albert Ellis in 1955. So the technique says that cognition, emotions, behavior interact and have a reciprocal cause and effect relationship. ठीक है. So इसका मतलब ये है कि जो आपका इमोशन, बिहेवियर और जो आपका माइंड है वो तीनों का आपस में एक दूसरे पे रेसिप्रोकल इफेक्ट पड़ता है. एज इन इफ़ यू थिंक दैट यू लाइक समबडी, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है. एक सेइंग है कि इफ़ यू आर इन लव विद समवन देन यू थिंक दैट पर्सन इज़ रियली गुड, बट इन रियलिटी दैट पर्सन इज़ नॉट दैट गुड. इट इज़ योर लव दैट मेक्स हिम गुड टू यू. ठीक है. आप उस तरीके से उसको देखते हो. तो जब आपका थॉट प्रोसेस ये कह रहा है कि यू लाइक दैट पर्सन, तो जो आपका माइंड है वो उसी तरफ चला गया. ठीक है. सिंस योर माइंड इज ऑन दैट पर्सन, या फिर आपको फीलिंग स्टक कर गई है, तो आपका जो इमोशंस है आपके सेम इमोशंस निकलेंगे. ठीक है. ऐसे नहीं होगा कि यू वांट टू क्राई बट यू आर लाफिंग. एक्सट्रीम सिचुएशंस में हो जाता है साइको वालों में, बट स्टिल अगर आपको रोने का मन कर रहा है, आप सैड हो तो आप रोओगे. ठीक है. और इमोशंस की वजह से आपके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है. बिकॉज इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर डिप्रेस्ड एंड यू आर हैवी, सो उसका बिहेवियर पे क्या रिजल्ट आया, इवेंचुअली यू विल क्राई, या फिर आप अपना फ्रस्ट्रेट होकर अपना एंगर या पेन या सैडनेस दिखाने की कोशिश करोगे. ठीक है. अगर इसको पॉजिटिव में लेते हैं, सो इफ़ यू फील यू आर हैप्पी, आप इमोशंस आपके हैप्पी इमोशंस होंगे, मूड आपका चेयरफुल होगा एंड उसका बिहेवियर पे आपका रिजल्ट आएगा. यू विल फील हैप्पी. इसीलिए कहते हैं कि यू शुड बी वेरी वॉइज व्हेन यू थिंक अबाउट जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि व्हाट यू थिंक बिकम्स द रियलिटी. ठीक है. ये इस थ्योरी से मतलब उस बात का ये इनडायरेक्ट मतलब होता है, जो भी आप सोच रहे हो वो आपकी रियलिटी बनता है. क्यों? बिकॉज जो आप सोच रहे हो वही आप फील करोगे, जैसा आप फील करोगे वही आपका बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. इसीलिए हमेशा कहते हैं कि कभी भी किसी के लिए या फिर जो बच्चे होते हैं उनके लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज वो उसी चीज़ को एब्जॉर्व कर लेगा. ठीक है. और अपने बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए कि मेरे बस की नहीं है, या मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैं फुद्दू हूँ, क्योंकि वही चीज़ तुम एब्जॉर्व कर रहे हो और वही तुम्हारा फिर इमोशंस बनेगा और उसी के बाद आपका बिहेवियर आएगा. ठीक है. इसीलिए मोटिवेटेड रहने के लिए कहते हैं सारे, इसीलिए पॉजिटिव फीलिंग के लिए बोलते हैं सारे. दैट्स वाई म्यूज़िक हेल्प्स जब भी यही सब होता है, क्योंकि म्यूज़िक हमारे इमोशंस पे इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो हैप्पी हो जाता है. हमको मतलब चेयरफुल गाना सुनते हैं जब. ठीक है. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव अप्रोच में रैशनल इमोटिव थेरेपी व्यूज़. उसका व्यू ये है दैट ह्यूमंस आर बॉर्न टू थिंक रैशनल एंड इरेशनल, विच इज़ self-talking, self-evaluating and self-sustaining, and humans have a tendency to invest disturbing beliefs and keeping ourselves disturbed through our self-talk. ठीक है. इसको आप ओवर थिंकिंग बोल सकते हो, बट दिस थ्योरी सेज दैट इंसानों की एक बेसिक प्रवृत्ति होती है कि उसको फालतू या ओवर थिंक करना होता है. और उससे भी ज़्यादा ये होता है कि जब भी आप किसी सिचुएशन में जाने वाले होते हो तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों देखते हो. ठीक है. सो अब डिफरेंट तरह के लोग होते हैं और हर एक का तरीका अलग होता है. सो कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, दे गो विद द फ्लो कि देखी जाएगी. ठीक है. कुछ होते हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि गलत हो ही नहीं सकता, बट कुछ होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोज और कॉन्स दोनों तोल के चलते हैं, और कुछ होते हैं जो नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा तोल के चलते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उनका उसमें ट्रस्ट पहले टूट रखा हो. सो दे आर मोर कॉशियस ऑफ व्हाट माइट हैपन. अगर कोई रिलेशनशिप में होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं इसमें लोग, क्योंकि उनको अगर काफ़ी बार धोखा मिल चुका होता है और वो ट्रूथफुल रहे होते अपने तरीके से, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट जब नेक्स्ट स्टेज पे उनके साथ में कोई ट्रस्टवर्दी आना भी चाहता है, बट बिकॉज दे हैव देयर इनसिक्योरिटीज़ और उनका पास्ट में जो उनके साथ में रिलेशन था वो अच्छा नहीं था, इसीलिए वो काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ बढ़ते हैं. ठीक है. इसीलिए वो ओवर थिंक करते हैं. सो
वैसे भी ह्यूमंस की इस थ्योरी के हिसाब से एक नेचुरल टेंडेंसी है कि कल क्या होगा पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं, ठीक है। ऑल्दो सेइंग ये भी है कि इट्स ऑल इन योर हेड, और एक्चुअली में यही होता है, क्योंकि अगर वो नहीं होती है तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको लगता है यार मैं बेकार में डर रहा था, जैसे एग्ज़ाम होने होते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। बट येस, बिकॉज क्योंकि आपके इमोशंस वहाँ पे जुड़े होते हैं, तो वो आपके लिए छोटी बात नहीं होती। और हमेशा किसी और को अगर कोई आप नसीहत दे रहे होते हो वो काफ़ी ईजी लगती है, क्योंकि वो आप प्रैक्टिकली दे रहे होते हो, आपके इमोशन से जुड़े उसमें। बट जो बंदा फील कर रहा होता है, जिसको वो इमोशन, मतलब अगर सबको पता है कि अगर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ टू टॉक, ठीक है। बट कभी कभी कम्युनिकेट करना भी आपस में इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी उसको, रिलेशनशिप को ख़त्म करना प्रेफर करते हो रेदर देन कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज गोल्स क्या है। सो इस थ्योरी के गोल्स ABCDEF में है। सो ए से इट मीन्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन, मतलब एज अ काउंसलर हमारे गोल होंगे कि हम जो एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ पर्सन को उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, बिकॉज पॉजिटिव से यही सब तीनों पॉजिटिव आएंगे। बी इज पर्सनस बिलीफ, वी हैव टू हेल्प द पर्सन इन कीपिंग हिज बिलीव्स पॉजिटिव एंड हाई। सी इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इमोशनल बिहेवियर, जब ये दोनों बेटर होंगे तो कॉन्सिक्वेंस भी इमोशनल बिहेवियर का बेटर होगा। डी इज डिस्प्यूटिंग इंटरवेंशन, जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरवेंशंस निकालनी है एज अ काउंसलर। एंड ई इज इफेक्टिव फिलॉसफी, आफ्टर इंटरवेनिंग आप फिलॉसफीज देख सकते हो कि विच फिलॉसफी सूट्स द बेस्ट। एंड एफ इज न्यू सेट ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। सो वंस यू आर डन विद काउंसलिंग, को ये चेक करना है कि वेदर यू आर एबल टू डेवलप न्यू फीलिंग्स इन दैट पर्सन और नॉट, ठीक है, क्योंकि उसको पुरानी फीलिंग्स छोड़नी होंगी, सो एज टू बिल्ड अ न्यू पॉजिटिव थॉट प्रोसेस एंड अ माइंड सेट, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर बेटर हो पाए, ठीक है। सो कॉग्निटिव अप्रोच इज ओवर। इफेक्टिव अप्रोच में हम एग्जांपल लेते हैं पर्सन सेंटर्ड अप्रोच का, विच वॉज गिवन बाय कार्ल रॉजर इन 1940। सो इस थ्योरी का बिलीफ ये है दैट पीपल आर रैशनल, फॉरवर्ड मूविंग, रियलिस्टिक बीइंग्स। नेगेटिव एंटी सोशल इमोशंस आर अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन विच इज़ बेसिक इम्पल्स विच इज़ ड्यू टू डे एक्टिविटीज़। जो भी हमारा जॉब की वजह से 90% 80% जो हमारा होता है फ्रस्ट्रेशन, वो जॉब की वजह से होता है, क्योंकि कोई ना कोई अपने हेड से गाली खा रहा है और फिर वो अगले दिन फिर से गाली खा रहा है, ठीक है। और जो रेस्ट है वो जो भी हमारे रिलेशनशिप होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, स्पाउस वगैरह के साथ में, उसकी वजह से होता है। सो बट दिस थ्योरी सेज दैट पीपल हैव द कैपेसिटी एंड द राइट टू मूव टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये थ्योरी सबसे ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी है। वाई? बिकॉज ऑल्दो दिस थ्योरी सेज कि ये सब हो जाता है लोगों के पास में, बट ये थ्योरी ये कहती है कि इनिशियली जो इंसान होता है वो अच्छा होता है, बट बाद में सोसाइटी के झमेलों में फंस के वो थोड़ा एंटी सोशल टाइप हो जाता है। So this theory believes that people are essentially good, but with experiences we may lose our connection with it, ठीक है। तो एज आई सेड कि इनिशियली इंसान अच्छा होता है, बट धीरे धीरे जब वो सोसाइटी की चपेट में आ जाता है, नॉर्म्स वगैरह फॉलो करने लग जाता है, जिसको सभ्य नागरिक कहा जाता है, तो सभ्य नागरिक का दिमाग खराब हो रखा होता है अंदर से, बट बाहर से उसको हेलो जी हेलो करना पड़ता है। एंड दिस वॉज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, बिकॉज इसने इंसान में अच्छाई देखी। सो इसका गोल क्या होगा? टू बी अ पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग रखें, एक पर्सन सेंटर्ड अप्रोच रखें, एंड पीपल नीड टू बी असिस्टेड इन लर्निंग हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशंस एंड हेल्प टू बिकम मोर रियलिस्टिक, ठीक है। सो इस थ्योरी के हिसाब से बीइंग मोर रियलिस्टिक कैसे होगा? जब आप अच्छाइयाँ देखोगे, जब आप फॉरवर्ड मूविंग अप्रोच रखोगे। The techniques that can be used are unconditional positive regards, empathetic understanding and congruence. Unconditional positive regard means आपको उसको पॉजिटिवली ट्रीट करना है, आपको इरिटेट नहीं होना है, रिस्पेक्ट देनी है। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग इज़ दैट आपको सेंसिटिव होना है टूवर्ड्स द इमोशंस जो क्लाइंट बाहर निकाल रहा है। कॉन्ग्रुएंसी इज़ दैट आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आप उसको बताओ सारा कि यू कैन ट्रस्ट मी विद योर सीक्रेट्स और वट एवर, आपका जो भी सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस में चल रहा है, जो भी आपके कुछ भी है, अनफेमिलियर सी सिचुएशन है, कुछ भी ऑकवर्ड है, वो आप बता सकते हो। और इसके लिए एज अ काउंसलर आप उसको अपने बारे में ही बता सकते हो, सो दैट क्लाइंट स्टार्ट्स टू ट्रस्ट यू।
ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये अफेक्टिव अप्रोच है। देन बिहेवियरल अप्रोच का हम एग्जांपल लेंगे जॉन बी वॉटसन, हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया था, विच इज़ जब आपको एक बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है, आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट या पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट की हेल्प ले सकते हो। सो ये रेनफोर्समेंट हमेशा हेल्प करती है बच्चे को मूव फॉरवर्ड करने में, रिवॉर्ड्स वगैरह दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बिहेवियरल अप्रोच वही ये कहती है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो बिहेवियर वगैरह। सो इसके लिए एवर्जन थेरेपी एक बिहेवियर में हम यूज़ करते हैं, जिसमें अगर इफ़ समवन ड्रिंक्स अल्कोहलिक है वो, तो उसका बिहेवियर आप मॉडिफाई करने के लिए उसके बिहेवियर के साथ में नेगेटिव स्टिमुला ऐड कर सकते हो, विच इज़ नॉक्शियस सब्सटेंस या फिर कुछ भी शॉक, जिससे उसको लगे, करंट लगे, झटका लगे, ठीक है। और जिसकी वजह से जो क्लाइंट का हमको बिहेवियर सप्रेस करना है वो सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म। टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग क्या क्या होगा? सो देयर आर मैनी टेक्निक्स, उसमें से मैंने एक लिखी है, क्राइसिस इंटरवेंशन टेक्निक, विच वॉज गिवन इन 1983 बाय जेफरी टी मिशेल। सो दिस crisis intervention technique is a 7-stage group approach which is used with individuals who have been affected to deal with their thoughts and feelings in a controlled environment, ठीक है। एक 7 स्टेज अप्रोच है जो हम लोगों के साथ में यूज़ करते हैं जो अफेक्ट हुए हैं अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। सो ये 7 स्टेज हैं। फर्स्ट इज इंट्रो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, डिजाइन टू गिव गाइडलाइंस, दिस इंट्रोडक्शन इज यूज टू गिव गाइडलाइंस टू द इंडिविजुअल्स। बी इज फैक्ट फेज, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्स। थॉट फेज एक्सप्रेसेस देयर फर्स्ट थॉट, इंडिविजुअल एक्सप्रेस करते हैं। रिएक्शन फेज इज इमोशनली पावरफुल ऑफ ऑल फेज, जब उस थॉट पे अपना आप इमोशंस डालते हो एज एन जो इंडिविजुअल है वो डाल रहा है। देन ई इज सिम्टम फेज, मूविंग फ्रॉम इमोशनली टू कॉग्निटिव मटेरियल। सो वंस आपके इमोशंस बाहर आ गए हैं उसके बाद आप उसके बारे में प्रैक्टिकल अप्रोच डालना शुरू करते हो और एज अ काउंसलर आप हेल्प करते हो इंडिविजुअल को। एफ इज टीचिंग फेज, इट इज़ वेरी कॉग्निटिव, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह सिखाया जाता है आपको। वंस जो इंडिविजुअल है वो प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर रहा है उसके बाद आप उसको हेल्प कर सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह समझाने में। और क्योंकि आपको पता है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है टू फील गुड एंड टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन ज़रूरी है और ही इज़ प्रिपेयर्ड टू हैव अ पॉजिटिव चेंज इन हिज लाइफ। फिर री एंट्री फेज लास्ट है, ऑफन कॉल द साइकोलॉजिकल क्लोजर, ठीक है। तो ये लास्ट जो एक इस पूरे का पैकअप हो जाता है उस फेज को कहते हैं। सो टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग डन, Unit 2 ended and Unit 3 is stages in process of counseling, relationship building and core skills in counseling. Okay, so जो ये stages हैं सारी ABCDEF और ये process है, ये आप अपने आप भी लिख के आ सकते हो, बस आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहली स्टेज में रिलेशनशिप डेवलप होता है, दूसरी स्टेज में उस रिलेशनशिप पे काम होता है, तीसरी स्टेज में रिलेशनशिप टर्मिनेट होती है, चौथे में हम रेफरल्स देते हैं और फिफ्थ होता है फॉलोअप, ठीक है। बुक में 6 स्टेजेस भी दे रखी हैं, आप उसको 6 में भी डिवाइड कर सकते हो, जिसमें आप बीच में ये लिख सकते हो कि आप प्रॉब्लम पे काम कैसे कर रहे हो। तो काफ़ी मतलब डिफरेंट है बट क्रक्स हर बात का सेम ही है। तो सबसे पहले है डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। तो आपको जब रिलेशनशिप डेवलप करनी है आप कैसे करोगे? कन्विंसिंग द क्लाइंट दैट इट्स फाइन टू शेयर, मतलब कि आपको उसको बताना है कि इट्स फाइन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तुम्हारा जगह ढिंडोरा पीटूंगा। कन्विंसिंग काउंसलर दैट ही नोज अबाउट द क्लाइंट। सो वैसा वर्षा चलता है इसमें कि क्लाइंट को भी समझ आ जाए कि उसको काउंसलर के बारे में पता है, तभी जो क्लाइंट है वो काउंसलर को अपने बारे में बताएगा। सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। ट्रस्ट एंड रेपो मस्ट बी फॉर्म इन द इनिशियल फेज। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मिंग रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप आपको फॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज बिना रिलेशनशिप के आप उससे कुछ पूछ ही नहीं सकते हो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सो यू हैव टू हैव देयर कंसेंट कि इट्स फाइन, और आप बता सकते हो अपने बारे में उसको, और आप जो भी बता रहे हो वो कहीं नहीं जाएगा, आपके साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है। कोलैबोरेटिव वर्किंग अलायंस, ठीक है। सो
जब तक आप उसका भरोसा जीतोगे नहीं क्लाइंट का, तब तक आपको कुछ नहीं पता है कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है। मे बी आप उसको ज़्यादा ही बोल दो कि हाँ यार प्लीज़ भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा कर, और उसको थोड़ा सा डाउट लगे कि इतना भी क्या हो गया। वैसे भी पहली बारी में कोई भी नहीं खुलेगा, ठीक है, और ट्रस्ट इश्यूज़ है तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ, और उसके लिए द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ टू फॉर्म अ रिलेशनशिप जो कंसेंट पे बेस्ड हो और ट्रस्ट पे बेस्ड हो, ठीक है। फिर ट्रस्ट आप कैसे बना सकते हो? प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मतलब कि कंसिस्टेंट रहो अपने बिहेवियर में, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी नीड्स के हिसाब से आप उसको टाइम दे रहे हो। टेस्टिंग, स्पीकिंग ट्रूथ, आप एक दो बार उसका टेस्ट ले सकते हो, क्योंकि अगर वो झूठ बोल रहा है तो झूठ को सेम इमोशन के साथ दोबारा बोलने में प्रॉब्लम होती है। और इफ़ समवन इज़ लाइंग, वो काफ़ी बार स्क्रैच करता है अपने फेस को या बॉडी को, और आई कांटेक्ट कम हो जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, सो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको बतानी है कि आपकी बात कहीं नहीं जा रही है। गोल सेटिंग, आप उनको बताओगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो इतने टाइम स्पैन तक हम डील करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इज़ कंडीशन, सो यू हैव टू बी अ एम्पैथ, आपको एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है उनके साथ में, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देने उनको, और कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आप दोनों के रिलेशनशिप में। नेक्स्ट इज वर्किंग इन अ रिलेशनशिप, सो हाउ यू वर्क इन अ रिलेशनशिप, चेंजिंग परसेप्शंस, आप उनके बारे में परसेप्शंस और अपने बारे में जो भी आपको लगता है बता सकते हो, प्लस उनको जो भी वो परसेप्शन है उसको एक्सेप्ट करने में हेल्प, चेंज करने में हेल्प कर सकते हो। लीडिंग, उस परसेप्शन को आप फिर बढ़ावा देते हो जो भी क्लाइंट को चाहिए। एम्पैथी, एम्पैथेटिक रहो। सेल्फ डिस्क्लोजर, अपने बारे में भी थोड़ा बताओ ताकि क्लाइंट को भी लगे कि हाँ चलो मुझे भी इसके बारे में पता है, तो हम दोनों का वही हो गया, कट्टा कट्टा हो गया। पॉजिटिव रिगार्ड्स रखो उसके बारे में। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जब आप एज अ पर्सन बन के बात करते हो जो क्लाइंट के क्लोज में है, ताकि क्लाइंट कंफर्टेबल हो जाए आपसे बात करने के लिए, ठीक है। फिर सी इज़ टर्मिनेटिंग अ रिलेशनशिप, तो टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ढंग से नहीं होता तो प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इसके लिए टाइमिंग ऑफ टर्मिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको गोल सेट करते हुए ही बता देना चाहिए कि 3 महीने लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 महीने बोला और 3 महीने ही लग रहे हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, बट उसके लिए आप क्लाइंट को बताते रहोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस टू टर्मिनेशन, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो क्लाइंट है उसको लगता है कि वो बिना काउंसलर के आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसको और सेशंस चाहिए, बट इफ़ यू फील कि क्लाइंट कर लेगा, ये बस उसके अंदर का वहम है, तो आप टर्मिनेट कर सकते हो। बट अगर क्लाइंट मना कर रहा है तो रेजिस्टेंस आती है वहाँ पे, जो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ आपका काउंसलिंग पूरा हो गया तो क्लाइंट शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टैंड ऑन हिज ओन। और थर्ड इज़ प्री मेच्योर टर्मिनेशन, विच इज़ यू थिंक दैट क्लाइंट इज़ रेडी बट क्लाइंट इज़ नॉट, एंड जब वो वापस चला जाता है तो उसका और बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो आप पे डिपेंड हो गया था और आपने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। तो neither he was able to tell you that he needs you and nor did you focused on him, so उसका रिजल्ट ये हुआ कि now he is in a much critical situation, तो आपके मत्थे आएगा ये, ठीक है। D is referrals and E is follow up, so ये दोनों लास्ट में वही है कि अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ इसके बाद आपको फिर से मुझे देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसको बोल सकते हो, और अगर कुछ उसमें आपको ऊपर नीचे लगता है तो उसका फॉलोअप में डाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टेज एंड द प्रोसेस इन काउंसलिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग में तुम सारा घुसाड़ सकते हो, और बीच में अगर आपको ये लिखना है कि उसकी प्रॉब्लम पे कैसे काम कर रहा है, तो ये भी लिख सकते हो कि सबसे पहले आप उसके साथ में रिलेशनशिप फॉर्म करोगे, सेकेंड उसका जो कोर प्रॉब्लम है उस पर काम करोगे, थर्ड उसको हेल्प करोगे टू ओवरकम जो प्रॉब्लम है, फोर्थ उसको न्यू जो इमोशंस डेवलप होना चाहिए, न्यू तरीका जो वो सोचे वो दो, माइंडसेट दो, फिफ्थ उस पर वर्क करो, सिक्स्थ उसको असेस करो, उसको होमवर्क दो, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हो, और लास्ट में फिर से वही कि टर्मिनेट कैसे करोगे रिलेशनशिप को, ठीक है। सो इसके बाद कोर काउंसलिंग स्किल्स,
क्या क्या होते हैं। एक्टिव लिसनिंग, रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइंट्स फीलिंग, फैक्टर्स हेल्पिंग एंड हिंडरिंग काउंसलिंग, जो हेल्प करते हैं वो है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, आस्किंग क्लाइंट इफ ही गॉट एनी डाउट्स एंड एनकरेजिंग द क्लाइंट। हिंड्रेंस क्या क्या होते हैं, पासिंग जजमेंट, टेकिंग मोर देन यू कैन हैंडल, आस्किंग क्वेश्चंस एज पर योर इंटरेस्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। ठीक है। कोर काउंसलिंग स्किल्स आपके होते हैं एम्पैथेटिक, अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिव रिगार्ड्स, कॉन्ग्रेंस, एक्टिव लिसनिंग और रिस्पेक्टिंग हिज फीलिंग्स, हिज हर फीलिंग्स। हिंड्रेंस ऑफ कोर्स जजमेंट पास कर रहे हो उसके बोले हुए पे कैसे कैसे कर दिया, पागल वागल होके, ये सब नहीं बोलना है। टेकिंग मोर देन यू कैन हैंडल कि यू आर नॉट एबल्ड, आपका इनिशियल टाइम था काउंसलिंग में, आपको उतनी मतलब नहीं है उतना एक्सपीरियंस, बट कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब था, आपने उसका केस ले लिया, बट नाउ यू आर इन अ मिडल ऑफ अ सिचुएशन और आप उसको नहीं ठीक कर पा रहे और वो आपसे कनेक्ट हो गया है, तो उधर प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन अपने हिसाब से पूछना कि जो वो बता रहा है वो नहीं, तो मुझे अपने बारे में बता, और डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये सब नहीं करना। तो योर ब्लॉक 4 इज़ ऑल्सो ओवर। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू ब्लॉक 5। बाय।